क्या पाकिस्तान अपने इतिहास का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस जो है उसका सामना कर रहा है? क्या बलूचिस्तान इस्लामाबाद के लिए नो गो ज़ोन बनता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब पाकिस्तान बार-बार इंडिया पर आरोप लगाता है, तो क्या वो अपने अंदर की जो प्रॉब्लम्स है, उससे ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है? कश्मीर ऑक्यूपाइड जो पाकिस्तान के द्वारा है, उससे लेके बलूचिस्तान तक जो स्थिति बनी हुई है, वो आप सबके सामने है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंबर ज़ैदी और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए जो सिक्योरिटी क्राइसिस है उसके बारे में, जिसमें ना सिर्फ इस्लामाबाद ही की बात होगी बल्कि पूरे ही हम रीजन की बात करेंगे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स पूरे रीजन के सामने आते हैं। तो बलूचिस्तान में जो मूवमेंट चल रहे हैं वहाँ पर आप देखते हैं लगातार अटैक्स होते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो लगातार प्रेशर में आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कि जो कुछ टेरर लिंक्ड हैं एलिमेंट्स वो फिर से भारत के ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट्स हैं और उनकी टारगेटेड किलिंग्स हैं उनके पीछे भारत का हाथ है और ये लगातार पाकिस्तान के द्वारा बोला जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंटरनल क्राइसिस का जवाब सिर्फ इंडिया है और या पाकिस्तान को अपने घर के अंदर भी देखना होगा। और एक और यहाँ पर रिपोर्ट की हम बात करेंगे जिसमें नए सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग है उसको लेकर चर्चा हो रही है और ये जो गवर्नेंस है, क्या सिर्फ गवर्नेंस का इशू है या फिर ये जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोविंसेस हैं उनको वापस से बनाने की जो बात है वो खड़ी हो रही है। तो वो हम सारी चीजों को जोड़-जोड़कर इन सभी लिंक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। और इनफैक्ट मोहसिन नकवी का भी एक बयान आया था कुछ दिन पहले जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़ा कुछ गवर्नेंस को लेकर उन्होंने बात कही थी, तो उस पे भी हम बात करेंगे। उससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है लेविना फ्रॉम रेजिडेंट न्यूज़। बहुत-बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। Hi, Amber, Jai Hind. Yeah, it is absolute collapse of Pakistan system और उसको ये लोग हाइड ही करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ये वो लोग हैं जो एक टाइटैनिक डूबने जा रही है और ये वो लोग हैं जो अभी कूदने की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी। And this is why they are coming out with such honest replies. लेकिन लेविना यहाँ पे मैं एक बात जोड़ूं, मोहसिन नकवी आसिम मुनीर के काफी करीबी माने जाते हैं। उनकी तरफ से इस बयान का आना क्या इस बात का इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में फिर से सरकार बदल सकती है? क्योंकि पाकिस्तान में तो म्यूजिकल चेयर्स की तरह कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। 2 दिन पहले जिस दिन डीजीएसपीआर का ये हुआ था, उसके नेक्स्ट डे डीजीएसपीआर की कॉन्फ्रेंस हुई थी 29th ऑफ जुलाई को। उसके नेक्स्ट डे आईएसआई के हेडक्वार्टर में 7 घंटे इनकी मीटिंग चली है। तो उस मीटिंग में जो है अपेरेंटली ये बताया गया कि जो आसिम मुनीर हैं वो टेक ओवर करेंगे एक प्रेसिडेंट की तरह। जैसे आपके इजिप्ट में ये लोग मिलिट्री कू के बाद स्लोली जो उनका कमांडर था, उनका सीओएस था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, वो प्रेसिडेंट बन गया। उसी तरीके से यहाँ पे ये करेंगे, बट यहाँ पे कू नहीं करेंगे। इफ यू लुक एट इट, आसिम मुनीर हैज बीन वेरी वेरी स्मार्ट। उन्होंने मुशर्रफ और उन्होंने उससे पहले याहिया खान और इनकी सबकी मिस्टेक्स देखी हैं एंड ज़ियाउल हक की भी मिस्टेक्स देखी हैं एंड ही हैज़ लर्नड फ्रॉम देम। तो इन्होंने नाम के लिए एक सिविल गवर्नमेंट रखी है, बट इनका एनएसए कौन है? इनका एनएसए तो आईएसआई का चीफ है। ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बहाने के बाद आई मीन बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर टुक प्लेस, तो इनको एक और बहाना मिल गया कि इंडिया ये करने वाली है, तो अब ज़्यादा ऑफिसर्स को ब्यूरोक्रेट्स के साथ इन्वॉल्व करो। ये पिछले साल ही हो गया था, राइट? देवर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स बीइंग इंसर्टेड अमंग द ब्यूरोक्रेट्स। मतलब ये लोग स्लोली टेक ओवर कर रहे हैं, इसका 101% प्रूफ है। अभी स्लोली टेक ओवर करके भी इनका कुछ हो नहीं रहा है, वो अलग बात है, क्योंकि जुलाई 29 को डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 30th को आईएसआई हेडक्वार्टर में ये मीटिंग हुई जिसमें डिस्कशन अपेरेंटली हो रहा था। 7 घंटे लॉन्ग मीटिंग, कैन यू बिलीव इट? सारे कोर कमांडर्स आए हुए थे, आईएसआई चीफ थे, आसिम मुनीर था। आसिम मुनीर तो खुद आईएसआई चीफ पहले रह चुके हैं। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे 31st को टीटीपी का लिस्ट आता है।
जुलाई के महीने के लिए. रिमेंबर जून के लिए दे हैड कैरीड आउट 336 अटैक. दिस टाइम इट इज 315 अटैक्स इन 1 month. मतलब ऑलमोस्ट हर रोज तो अटैक था ही था, right? Every day there was an attack. The numbers of soldiers killed I can't confirm, लेकिन TTP claim करती है 300 plus soldiers killed. उसके साथ उसके 12 घंटे भी नहीं होंगे उतने में बलूच ग्रुप का BLA का आया. BLA is the biggest बलूच ग्रुप राइट नाउ. उनका आया, उन्होंने बोला कि उन्होंने 46 ऑपरेशंस किए हैं, उसमें 51 पाकिस्तानीज मारे गए हैं. 46 अगेन पर डे के हिसाब से देखो तो मोर देन 1 अटैक अ डे. एंड हर ऑपरेशन में एटलीस्ट एक इंसान, एक सोल्जर तो मरा है. 50 द अटैक टू किल रेशियो इज वेरी हाई. बलूचियों का बहुत हाई है. ये हमेशा ही रहा है क्योंकि वो लोग सर्जिकल स्ट्राइक की तरह आके अटैक करते हैं. वो हुआ तो ये तो बात तो समझ आ गई कि DGASPR ने इतनी जल्दी में 29 जुलाई को क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्योंकि उनको पता है अगले 2 दिन में पश्तून ग्रुप TTP और बलूच ग्रुप BLA अपने नंबर्स निकालेंगे. ये लोग पिछले 2 साल से ये करते आ रहे हैं, हर महीने के एंड में अपनी डिटेल्स निकालते हैं. उसके बाद महीना स्टार्ट हुआ, दूसरा बलूच ग्रुप BLF. This is actually BLF has been the oldest Baluch group in Pakistan, Baluch insurgent group. और मेरे ख्याल से फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है ये लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंसर्जेंसी भी है वर्ल्ड में, लास्ट 7 डिकेड्स. और कोई इसके बारे में बोलता भी नहीं है, ये इसकी स्पेशलिटी है. बीच में BLF जो पहले 70s में हुआ करती थी वो सेम BLF नहीं है, बट द सेम नेम इज देयर, दैट्स व्हाट आई मेंट. एनीवे, BLF claimed कि again they have carried out 36 attacks. They have carried out 8 operations in 1 week. पिछले 1 वीक का उन्होंने हिसाब दिया. उसमें 36 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल यानी FCK पुलिसमैन एंड इनके आर्मी सोल्जर्स, वो भी SSG कमांडोज की डेथ हुई है. एंड दे डिड नॉट स्टॉप देयर. मोर इंटरेस्टिंग पार्ट, उन्होंने अपना पूरा एक ऑपरेशन जुलाई 28 को जो किया वो डिस्क्राइब किया. उस ऑपरेशन में उन्होंने बोला है कि हमने एक डेथ स्क्वाड मेंबर, इससे पहले आपको याद होगा शफीक मंगल की बात आ रही थी, वो भी एक डेथ स्क्वाड मेंबर था, वो लश्कर तैयबा के साथ वर्क करता है. दिस इज अनदर डेथ स्क्वाड मेंबर, सरदार अजीज. तो एक बात तो तय होगी, बलूच BLA और BLF ये लोग सब एक एक करके सारे जो डेथ स्क्वाड मेंबर्स हैं उनके पीछे लगी हुई है. और ये डेथ स्क्वाड मेंबर्स क्या कर रहे हैं, लश्कर तैयबा के साथ शफीक मंगल कोलैबोरेट कर रहा था. ये सरदार अजीज आइसिस के नाम पे अटैक्स कर रहा था. तो आइसिस और लश्कर खुरासान करके एक ग्रुप के नाम अंडर ये अटैक्स कर रहा था. तो दिस इज शेमफुल फॉर पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि ये डेथ स्क्वाड मेंबर्स जो हैं ये वो मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी के साथ कोलैबोरेट करते हैं. और इनको ये फ्रीडम होती है कि जो आपको सस्पिशियस लगे उसको मार दो. तो कई टाइम तो ये लोग पर्सनल ग्रजेस जिसके अगेंस्ट हो उन बलूचियों को भी मार देते हैं. इसीलिए तो यूनाइटेड नेशंस हैज आल्सो एक्सेप्टेड कि बलूचिस्तान में इनोसेंट्स आर बीइंग किल्ड. बट थिंग इज नंबर इज ओनली मतलब सिर्फ एग्जैजरेट नहीं, सर्जिंग. मैं बताती हूँ, ऐसे ही देख लो, दिस इज 400 प्लस अटैक्स इन अ मंथ. 400 प्लस अटैक्स. इसके आधे भी अटैक्स अगर सच हुए ना, I'll say Pakistan Army will be on its knees right now, and this is why ये लोग इतनी सारी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं. एक तो इनको ब्यूरोक्रेसी और इनकी गवर्नमेंट को ऑफिशियली हटाना, वो इनका एक टास्क, तभी ये लोग इनकी प्रोमिनेंस बढ़ेगी. दूसरा ये कि इंसर्जेंट से इनको they want to carry out absolute purge इन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान. और इसके लिए ये लोग, अगर जब तक सिविलियन गवर्नमेंट रहेगी, इनको ये परमिशन नहीं मिलेगी. तो ये जो अगर जेनोसाइड्स अगर जाके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में करते हैं, दे वांट टू रिमूव द सिविल गवर्नमेंट फ्रॉम देयर. ओनली देन ये लोग इंसर्जेंसी को सप्रेस कर पाएंगे. जब तक ये जेनोसाइड, खुर्रम में क्या हुआ था, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. खुर्रम में शिया सुन्नी के नाम पे जो अटैक्स हुए थे, those were supported by पाकिस्तान आर्मी, और वहाँ पे इन्होंने कम्युनल राइट्स का नाम दे दिया था उसको. तो
बिकॉज सिविल गवर्नमेंट है, इनको ज़्यादा परमिशंस नहीं मिलेंगी. तो दिस इज वाई पाकिस्तान आर्मी हैज डिसाइडेड कि दे विल टेक ओवर द गवर्नेंस and they will carry out these genocides. So we can expect genocides. Again, it will be blamed on Taliban, it will be blamed on TTP, it will be blamed on India. So we should be expecting, ये लोग जो इसकी साथ साथ POJK में जो हो रहा है, everyone has witnessed. Most interesting part about POJK is I am seeing contradictory statements from the terror groups. जो POJK में से जो जिनको रिक्रूट किया जाता था, और वो जो POJK में बैठे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के जो लीडर्स थे, जो इनके कमांडर्स थे, दे आर ओपनली गिविंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट. उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोले, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ वो लोग अब ओपनली बोलने लगे. दैट कुड आल्सो बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मीज प्लान, आई बिलीव. लेकिन एक बात मैं लेविना आपसे यहाँ पे समझना चाहती हूँ कि जब भी कोई, इतने सालों से मैं देख रही हूँ रिपीटेडली, जब भी कुछ होता है पाकिस्तान भारत पे इल्जाम लगा देता है. इसके पीछे क्या मतलब, जो उनकी अपनी नाकामी है पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्राइसिस को कंट्रोल करने की, वो डाइवर्ट करना है, या फिर कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग इसके पीछे जो भी है, क्या कैसे देखा जाए इसको? इंडिया का जो नाम है ना, इंडिया का नाम जैसे ही आता है पूरा पाकिस्तान एक साथ हो जाता है, यूनाइट हो जाता है. तो ऑपरेशन सिंदूर हेल्प पाकिस्तान यूनाइट. एट द सेम टाइम जब भी TTP या बलूच की बात आती है तो दैट डिवाइड्स देम, स्पेशली द पश्तून एरिया, राइट. तो वो लोग अब कहते हैं कि TTP को भी इंडिया ये करती है, इंडिया सपोर्ट करती है, ये बोलते हैं. इंडिया पे ब्लेम इसलिए करते हैं, उनको पता है कि इंडिया का नाम लेते ही फिर कोई ज़्यादा, एक तो इनके ऊपर पिन पॉइंट नहीं करेगा, दूसरा इट वर्क्स एज अ यूनाइटिंग फैक्टर. क्योंकि अब कुछ आपने बोला तो देन यू आर एंटी पाकिस्तान, आपको टेररिस्ट का एंगल देके आपको पीछे डाल देंगे. So India is a best excuse in, I mean, it is the best excuse in Pakistan for Pakistan Army and Pakistani government to function. तो हर चीज़ का ब्लेम हम पे डाल देंगे, उनकी पुअर गवर्नेंस हो. तो अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में अब तो ओपनली वो लोग जो टेरर ग्रुप्स भी हैं, यू नो, हार्डकोर टेरर एलिमेंट्स जो टिकटॉक में सब वीडियो डालते थे एंड फेसबुक में कभी कभी अपनी वो स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग करते थे, they are also coming out and saying कि जो हो रहा है गलत हो रहा है. लश्कर तैयबा का एक पॉलिटिकल प्रॉक्सी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, इट्स कॉल्ड JKUM. JKUM वाले ही थे जो ऑपरेशन, जो पहलगाम अटैक से पहले जिनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी, उसमें से जो सेकंड नंबर पे उनका जो कमांडर है उसका नाम आमिर जिया है. उसने ओपनली ही सेड कि यू नो दे आर पीपल इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, आई मीन वो लोग तो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, दे आर बीइंग टारगेटेड. उसके बाद उसका मीडिया अकाउंट जो है बंद, साइलेंस. What should it say? It tells you a thing or two about speaking up against Pakistani establishment. तो yeah. और interestingly, the terror elements are not mentioning India. जो भी टेरर एलिमेंट्स पाकिस्तान, जो JEM के और LET के मेंबर्स जो PAJK के प्रोटेस्ट में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट इंडिया. तो एक्चुअली वही है ना कि ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, उन्होंने सारे ही प्रोटेस्टर्स को और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को, सबको इन्होंने टेररिस्ट और दुश्मन घोषित कर दिया. तो ऐसे में जिन लोगों को ये भारत के खिलाफ उतारते थे, अब सोचिए उनके पास लड़ने के लिए क्या रह गया. आप किसी को इसी आधार पे भड़का के लड़ने के लिए या सुसाइड बॉम्बर बना के भेज रहे हैं, आतंक में डाल रहे हैं. जब आप उनके मुद्दों को ही ना सुनेंगे, उनको बेसिक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो सवाल तो करेंगे. आज जो स्थिति बन रही है ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, अब हालत तो ये होगी कि एमनेस्टी भी सवाल पूछ रही है, अल जजीरा को रिपोर्टिंग के लिए वहां से बैन कर दिया गया. तो पाकिस्तान पूरी तरह से, हमको सबको पता है, हम तो हमेशा बात करते हैं कि वहां पे पूरी तरह से मीडिया ब्लैकआउट रहता है, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया को भी अब जाके इतने सालों में ध्यान आया कि वहां पे भी कुछ रिपोर्टिंग कर दी जाए. अब कश्मीर नैरेटिव कहीं ना कहीं पाकिस्तान का चैलेंज होता हुआ नजर आ रहा है. क्या लवीना, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जो हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग की बात पाकिस्तान में हो रही है, काफी समय से हो रही है, क्या अगर ये होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस होगा या फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो उनके हाथों से निकलता जा रहा है? गवर्नेंस में तो ये बिलीव ही नहीं करते, आई डोंट थिंक सो.
They have never believed in governance. तो मैं बताती हूँ, जैसे POJK में जो शौकत आमिर उसको बंद किया है, दैट मैन, उसकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वीडियो, शौकत नवाज मीर, उसकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वीडियो निकली थी, वो पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर वो लोग फूल बरसा रहे हैं, JKJAC वाले सब उनको वेलकम कर रहे हैं। तो फिर लोग अब वही वीडियोस पोस्ट करके पूछ रहे हैं ये कैसे टेररिस्ट हो सकता है, यही आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोग हारे भी थे, फिर भी आप लोग में फूल बरसा रहे थे, राइट? तो गवर्नेंस अगर होती तो दे वुड हैव एक्सेप्टेड दैट दैट मैन इज asking his own rights and fighting for the rights of people. दूसरा, what you were saying ना कि media, all the media, be it Al Jazeera, be it Amnesty, they're all CIA props, right? Al Jazeera is also, we all know, अल जजीरा के मेंबर्स BBC के जर्नलिस्ट हैं बेसिकली। इनको कतर में देखो आप, तालिबान ऑल्सो, तालिबान कह रही है, हाँ, तालिबान ऑल्सो यूज टू हैव इट्स हेडक्वार्टर्स इन कतर। जब उनको अफगानिस्तान से वो लोग गए थे, आई मीन व्हेन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट केम बैक इन 2000s, तो तालिबान मेड इट्स HQ इन कतर एंड दे वर अलाउड इट, they were allowed to do so by Qatari government and obviously the American government. तो ये तो मतलब ये तो समझ में आता है कि कतर को एक लॉन्चिंग पैड की तरह वो यूज करते हैं, चाहे वो तालिबान हो। आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज तालिबान इज वर्किंग इन फेवर ऑफ इंडिया राइट नाउ। in case of Al Jazeera, same happened. This is why Al Jazeera picked up the British journalists. Lot of them जो Al Jazeera में आए थे वो they were initially from BBC and of course the Americans and all that. इसीलिए Al Jazeera को इतनी, आप देखो ना उनकी penetration भी देखो, they are like everywhere and this is why हम लोग इंडिया में मर गए चिल्ला चिल्ला के ना कि मतलब अल जजीरा को बैन करो। इवन द इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग ट्वाइस कि इसको बैन करना है नहीं करना है, या इसके जो इंडिविजुअल एंटिटीज हैं उसको आइसोलेट करके बैन करना है। सो इट वाज all that aside, the main mudda of governance versus national security, even national security is not their agenda. आसिम मुनीर को पता है, आसिम मुनीर या आपके अहमद चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी, उनका जो पूरा बैंड है, इन लोगों को अच्छे से पता है ये लोग पाकिस्तान आर्मी छोड़ने के बाद दे कैन नॉट लिव इन पाकिस्तान। बाजवा तो फिर भी सेफ था, वो तो यूके और इवन मुशर्रफ, he found a safe landing place in Middle East. He had a house here in Middle East and in UK, और वो ये करते रहते थे, तो शटल करते रहते थे। आसिम मुनीर और अहमद चौधरी के पास वो ये भी नहीं है, वो लिबर्टी भी नहीं है। दे आर सिक्योरिंग देयर पोजीशन विद इन पाकिस्तान, कि मतलब एक तो ये ब्लेम नहीं आएगा कि अच्छा ये कंट्री छोड़ के नहीं गया, बट ही हैज टू ऑल्सो इंश्योर दैट ही इज सेफ, ही इज अलाइव। सो नेशनल सिक्योरिटी आई डोंट बिलीव वाज एवर देयर एजेंडा, क्योंकि इनकी वैसे इतने पैसे आते कहाँ से इनके? ओके, मतलब यू मस्ट बी साइफनिंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनकी जो ब्लैक फंड्स होती हैं, पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियली है नाउ, टुडे इट इज कॉल्ड द कमांड फंड आई थिंक। पहले ये ब्लैक फंड होता था जिसके पैसे कहाँ जाते हैं, किसको मारने के लिए जाते हैं, कुछ किसी को पता नहीं होता था। दे यूज्ड टू साइफन दैट मनी। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान आर्मी, इट्स अ वेरी फेमस कोट राइट, हमारे पॉलिटिशियंस सब बोलते हैं बारी बारी, पाकिस्तान आर्मी इज पाकिस्तान आर्मी, what is it, the country exists for the army, right? yes, मतलब वहाँ पर आर्मी के पास देश है, देश के पास आर्मी है। उसका एक और मीनिंग होता है कि आर्मी जो है अपनी कंट्री को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करती है, which is true. ऑपरेशन सिंधु के टाइम पे भी दे यूज 2 सिविलियन एयरक्राफ्ट्स, उनके टेक ऑफ होने के साथ साथ दे अटैक्ड अस। उनको दे डोंट फियर यूजिंग, ये बहुत टेररिस्ट मेंटालिटी है जो हमास करती है गाजा में। और उनके लीडर्स भी किस तरह से लोगों को प्रोटेस्ट के लिए और सड़कों पे उतरने के लिए और किस तरह से उकसाते भी, इमरान खान ने भी किया, उसके पहले भी कई सारे लीडर्स ने किया, और सड़कों पर लोग उतरते हैं, मरते हैं, हमेशा कितने सारे लोग मर जाते हैं, कोई लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह, यू आर राइट, बी इट देयर पॉलिटिशियंस और आर्मी, दोनों ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करते हैं।
बिल्कुल। अब सवाल यहाँ पर ये है कि मैं जो बात कर रही थी ना, वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्योंकि पाकिस्तान से नहीं हो रहा है, तो इसलिए शायद वो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान कर रहे हैं और क्या उनका हो सकता है, वो कितना कर पाएँगे ये तो आगे की बात है। लेकिन जो अभी स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है, जो चैलेंज इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान के अंदर है, इसका जो रीजनल सिक्योरिटी है या स्टेबिलिटी उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मैं आपको बताती हूँ। हम लोग लाइक while I am more than happy with what is happening with Pakistan, and I mean Pakistan army deserves this, is known to everyone, right? At the same time, I know चाहे TTP हो, चाहे तालिबान हो, चाहे BLA हो, ये सब इन सब की अलग अपनी टेरर लिंक्स हैं। जैसे बीट दिस पश्तून ग्रुप टीटीपी और तालिबान, ये सब अलकायदा के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रखते हैं। एंड अलकायदा तो ऑफिशियली अपना मैगजीन निकालती है गजवाए हिंद करके, राइट? तो so when it comes to regional security, ideally this should not, ideally हमको अगर हम इसको ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखें, this is going to be problematic for us. But at the same time, I know Pakistan Army has been a long standing enemy. अगर मैं उसको इसी सिचुएशन में रखूं, जो मरता नहीं है ना, वो ज्यादा इम्यून हो जाता है। तो इस बार ऐसे स्ट्राइक करो कि वो मर जाए, उसके बाद जो एंटिटीज आएंगी उसको फिर मैं देख लूंगी टाइप्स। जैसे जब तालिबान आया, we found a way to work around them, right? Indian diplomacy and Indian style of functioning, it has helped us, you know, to function. ये आप म्यांमार में भी देख सकते हो, they have also made a U-turn. म्यांमार आर्मी was also suddenly, you know, coming, and ऐसा नहीं था हमारी उनसे कभी खराब रिलेशन थे, लेकिन उनके चाइना से ज्यादा अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। बीट मालदीव, बीट श्रीलंका, बीट नेपाल, they've all had the U-turns recently. तो chances are कि अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया, एटलीस्ट बलूचिस्तान विल बी इन आवर साइड। सिंध, थोड़ी बहुत एलिमेंट्स इनके ऊपर नीचे होंगी, जैसे मैं हमेशा फेयर करती हूँ, इनकी टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो काफी तब भी इन्फ्लुएंशियल होंगी। अगर पाकिस्तान आर्मी गिर भी जाएगा तो अगेन जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है वही ये टेरर ग्रुप्स करेंगे। दे विल एब्जॉर्ब दीज सोल्जर्स एंड देन अगेन इट विल बी अ मेस। बट मे बी द थिंग विल बी कि इनिशियली जो क्योस होगा वो हमको एडवांटेज देगा and we can work around it. So we are headed to a major storm as a given, because not one day, not 1 hour goes without a major surprise from Pakistan. And आप और मैं कितने महीनों से हम बात कर रहे हैं, राइट? एवरी टाइम वी आर डिस्कसिंग पाकिस्तान की सिचुएशन सिर्फ खराब से बदतर होती जा रही है। तो या यस, इसको अगर हम देखें तो भारत के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भारत को इस चेंजिंग जो रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स है उसको किस नजरिए से देखना होगा अब जब स्थिति यहाँ पहुंच चुकी है? एब्सोल्यूट अपॉर्चुनिस्टिक नजरिए से देखना है हमको इसको, ये क्योंकि एवरी क्राइसिस कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। देयर विल बी क्राइसिस, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री आप देख लो, वी हैव ऑलवेज हैड, ह्यूमन हिस्ट्री में वॉर ही वॉर रही है, लेकिन साथ में ट्रेड भी हुआ है आपका, राइट? और साथ में हम तो सोने की चिड़िया जाने जाते थे। ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे भी वॉर नहीं हो रहे थे। दैट इज अ रॉन्ग परसेप्शन समहाउ। इवन हमको जो बेसिक रामायण भी सिखाई जाती है ना, उसमें भी रामायण एंड सॉरी श्री राम एंड रावण वर फाइटिंग, राइट? दैट इज तो अंडर पॉइंट इज कि एवरी क्राइसिस कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। कोविड वर्ल्ड ओवर था, कोविड में भी लोगों ने पैसे कमाए हैं। अपॉर्चुनिटी देखिए, रीजनल क्राइसिस अगर उस टाइम पे अगर हम इन्फ्लुएंस कर सके ना इनकी ग्रुप्स को, इट विल वर्क फॉर अस, इट विल वर्क इन आवर फेवर। जैसे यूएसएसआर गिरा, यूएसएसआर गिरते ही अमेरिका का तो उसको एडवांटेज हुआ, बट अनदर एडवांटेज, एक और कंट्री को जिसको एडवांटेज हुआ वो था चाइना। जहां यूएसएसआर का रशिया का बैकयार्ड था, वहां सब चाइना घुस गई। अब वही रशिया क्या कर रही है? रशिया इज लेटिंग अमेरिका पुश चाइना आउट ऑफ दीज प्लेसेस, राइट? तो मेरे को लगता है रशिया यूएसएसआर अमेरिका ने अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारी थी यूएसएसआर को डिस्ट्रॉय करके। बट अगेन America also found an opportunity there. So if you look at every crisis as an opportunity,
इट इज एन अपॉर्चुनिटी। बट क्या है, चेंज किसी के मतलब किसी को अच्छा नहीं लगता, चेंज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज वायलेंट अनफॉर्चुनेटली। तो there is a crisis coming, but we have to look at it from a very opportunistic possibility, because हर ग्रुप में, अब जैसे मैं बताती हूँ, हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जैश ए मोहम्मद के एक बहुत ही हिडन एक पीओजेक्यू में एक एंटिटी थी, उसके ऊपर अटैक किया था। वहां पे उसकी डिटेल्स कैसे बाहर आई, जेईएम टुक सम टाइम टू फिगर आउट। जैश ए मोहम्मद लेटर ब्लेम्ड इट ऑन लश्कर तैयबा टेररिस्ट कि इसने हमको रैट आउट किया। तो see there we can take advantage of the rivalry between the two groups. They all function under ISI, that is fine, but tomorrow if there is a crisis we can utilize them. So there is always an opportunity, and मेरे को लगता है हम अभी राइट गवर्नमेंट के नीचे हैं। ये ऐसी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में, क्या आपदा में अवसर, प्रधानमंत्री बोलते तो है आपदा में अवसर। मलयालम याद आ रहा है, उसकी हिंदी याद नहीं आ रही थी। प्रधानमंत्री बोलते हैं हमेशा आपदा में अवसर, बस वही। बिल्कुल। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से जो आपदा आ रही है इस रीजन में, उसमें अवसर तलाश ही लेंगे, जैसे कि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी किसी ना किसी आपदा में इस तरह से अवसर तलाश कर उस मौके का बेहतरीन फायदा उठाते हैं, और काफी डायनामिक लीडर प्रधानमंत्री मोदी हैं। लेकिन पाकिस्तान के सामने आज कई सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उनका सोल्यूशन सिर्फ प्लेन गेम नहीं, हर बार भारत पर इल्जाम लगा दो, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, बल्कि इफेक्टिव गवर्नेंस, क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस और सस्टेनेबल सिक्योरिटी पॉलिसीज में आपका जो फ्यूचर है वो है। भारत के लिए ये भी एक डेवलपमेंट जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक अनस्टेबल जो नेबरहुड है उसका इम्पैक्ट पूरे रीजन पर पड़ता है। लेकिन एनालिसिस फैक्ट्स और यहाँ पर वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अजम्पशन पर किसी तरह की कोई बात नहीं करते। जियोपॉलिटिक्स में नैरेटिव हेडलाइंस बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिर्फ इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है वहीं से आती है। दोस्तों, मैं हूं जयदी। जय हिंद, भारत माता की जय। लेविना, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।